अच्छा, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के, थोड़ा हल्के हल्के। पहले क्या कहते हैं, पहला सवाल हसन राजपूत का है। हसन राजपूत का सवाल है कि सर एग्जांपल देते हैं कि गोइंग कंसर्न स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में एप्लीकेबल है नहीं है, और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में एप्लीकेबल है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप डिलॉयट है, आप कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं। जब आप कंपनी ए का ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ए के जो फाइनेंशियल, या मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप डिलॉयट है, आप ऑडिट कर रहे हैं पीआईए का, सही है। हम सबको पता है पीआईए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर भी है, और डिलॉयट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन भी डाला। डन हो गया भाई, ये बात हमें समझ आती है। अच्छा, पीआईए को बैंक से लोन चाहिए, पीआईए को बैंक से लोन चाहिए। पीआईए ने कहा भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप हमें कैश बेसिस से बना के दो। अब चूंकि फाइनेंशियल कैश बेसिस से बनने जा रहे हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस से बनने जा रहे हैं, तो डिलॉयट ये असेस करेगा कि यार क्या यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल पीआईए एफबीआर आ गया और पीआईए ने, एफबीआर ने पीआईए को बोला कि जी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से बनाए। अब डिलॉयट कहेगा फ्रेमवर्क इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, लेट से क्या इस फ्रेमवर्क के तहत गोइंग कंसर्न रेलिवेंट है। डिलॉयट ये अज्यूम करेगा गोइंग कंसर्न रेलिवेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि जी इसकी जो रिपोर्ट होगी 800 के हिसाब से, इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है भाई? हसन राजपूत साहब क्लियर है? जल्दी जल्दी जवाब देते भाई। अच्छा जी, अगला सवाल पैरा A15 ऑफ आइजा 800। हसन मैंने आपको जवाब दे दिया। समरा खान, नॉन एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट हेल्ड ड्यू टू व्हिच मटेरियल अनसर्टेनिटी अराइज ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज होगा एज पर IS 10 एंड यूएमपी जाएगा एज पर आइजा 560। लाइक मटेरियल अनसर्टेनिटी के लिए मटेरियल सेक्शन जाना चाहिए, यहाँ से मटेरियल सेक्शन जाएगा। अच्छा, सवाल बड़ा जबरदस्त है। इस सवाल के अंदर मैं दो तीन चीजें ऐड करूंगा, बड़ा जबरदस्त सवाल है, सही है, ये सुनिएगा। ये सवाल है क्या प्यारे बच्चों, सवाल बड़ा क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022, ठीक हो गया जी। 31 दिसंबर 2022 है, और लेट से 20 मार्च 2023 को आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है। 20 मार्च 2023 को आपके प्लांट में इकलौता प्लांट था, उस प्लांट में आग लग गई है, ठीक हो गया जी। अब जब 20 मार्च को आग प्लांट में लगी तो इसका मतलब है एक इवेंट और कंडीशन हो गई। अब ये जो इवेंट और कंडीशन हुई तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने लाजमी कोई ना कोई गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की होगी। गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी होगी, लाजमी कोई ना कोई चीज कंक्लूड करी होगी, क्या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट, ये मैनेजमेंट ने ये कंक्लूड किया होगा। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, या तो एग्जिस्ट करती होगी या एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक हो गया जी। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या मैनेजमेंट ने इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है, या तो डिस्क्लोज किया हुआ होगा या उसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने लिख दी है, और हर पॉसिबिलिटीज की मैं आपको रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन समझाना चाह रहा हूँ। समरा का जो सवाल है, सवाल ये है कि सर ये हुआ तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, ठीक है जी। अगर ये सब्सिक्वेंट इवेंट है तो आइजा 706 कहता है, आइजा 706 कहता था कि जी सब्सिक्वेंट इवेंट होगा तो आइजा 706 कहेगा एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, बिल्कुल सही कह रही है आप। लेकिन आइजा 706 ये तो बाद में कहता है कि एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ है। आइजा 706 सबसे पहले कहता है एडिशनल कम्युनिकेशन। एडिशनल कम्युनिकेशन का मतलब वो चीज जो कि आइजा से कम्युनिकेट हो सक, वो चीज जो कि ऑलरेडी रिपोर्ट के कंटेंट से कम्युनिकेट हो सकती है, उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं आएगा। तो एक एक करके चलते हैं। अगर तो गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है, यस। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यस। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन आएगा। जब ये सेक्शन आए, अच्छा ये जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, ये डिस्क्लोजर क्या किया होगा कि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड कंपनी के प्लांट में आग लगी। अब ये डिस्क्लोजर एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी है, तो इसके ऊपर तो ईओएमपी भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। और इसके ऊपर तो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न भी अप्लाई हो रहा है। अब आप मुझे खुद बता दें क्या अप्लाई होगा प्यारे बच्चों। ऑडिटर क्या करेगा, जल्दी छेती छेती मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिटर क्या करेगा? तो जब, अच्छा अब जब मटेरियल अनसर्टेनिटी में कम्युनिकेट करेगा तो क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एप्लीकेबल है? नहीं सर, जब एक चीज ऑलरेडी कम्युनिकेट हो गई है तो उसके ऊपर अलग से क्यों एम्फेसिस दूं? एम्फेसिस तब आता है जब एक ऐसी चीज जो कि आपके एग्जिस्टिंग रिपोर्ट के कंटेंट से कम्युनिकेट नहीं हो सकती।
डन हो गया यहां तक बच्चों, यहां तक डन हो गया? समरा क्लियर है यहाँ पे आप? बेहतरीन। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, तो चूंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे? इसका आंसर गलत है, चूंकि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और IAS 10 की एक ही एक्सेप्शन है कि गोइंग कंसर्न पे अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 20 मार्च को आग लगी, 30 मार्च को मैंने ये कहा कि जी मैं तो कंपनी लिक्विडेट कर रहा हूं। ये जो लिक्विडेट कंपनी कर रहा हूं उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। अली अदर क्यों छेड़ रहे हो यार मेरी स्क्रीन को भाई? ये जो ये जो लिक्विडेट करने का मैंने डिसीजन लिया, इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट IAS 10 कहता है ये एक्सेप्शन है। अगर आप ईयर एंड के बाद गोइंग कंसर्न बेसिस के बारे में कहते हो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट होंगे, मतलब अदर देन गोइंग कंसर्न, मतलब ऑल्टरनेटिव बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस पे बनेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब इस चीज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती प्यारे बच्चों, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं ये कहूंगा कि यार इसमें मुश्किलात तो पेश आई थी मुझे, तो मैं कैम में लिख दूंगा। लेकिन अगर अगर लिस्टेड है तो, लेकिन अगर अनलिस्टेड है तो प्यारे बच्चों मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन तो नहीं आएगा, बिकॉज मटेरियल से एग्जिस्ट नहीं करती, कैन भी एप्लीकेबल नहीं है। अब इस मैटर के ऊपर मैं चाहूं तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ जाएगा। जबरदस्त। तो आपका आपने एक एब्सोल्यूट आंसर कहा, मैंने आपके सामने इतने सारे आंसर लग दिए। डन हो गया जी? बेहतरीन हो गया। अगर चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इम्फेसिस मैटर अगर आप देना होगा, मटेरियल डेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करती और वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल का, तो मैं इम्फेसिस दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इम्फेसिस जाएगा। बेहतरीन हो गया। और इसके अलावा प्यारे बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल शेख नुमान, बिल्कुल। मोमिना आपका सवाल क्लियर नहीं है मुझे। बट नॉट अपडेट द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, इसका क्या मतलब है? अच्छा, हमजा खान कह रहे हैं सर ये रेंज एस्टिमेट क्या होता है, ये रेंज एस्टिमेट क्या होता है? सही है। देखिए यार, आइजा 540 में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दो तीन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दो तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सही है। और वो बात किस चीज की करता है? वो बात एस्टिमेट्स की करता है। एस्टिमेट को वेरीफाई करने का एक तरीका ये है कि जो मैनेजमेंट की एजम्पशन है, जो मैनेजमेंट की एजम्पशन है उसको आप चेक कर लें, उसको आप चेक कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद बैठ के इंडिपेंडेंटली आप सोचें कि क्या एजम्पशन होनी चाहिए, और लेट से क्या 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 एस्टिमेट का अमाउंट, लेट से क्या प्रोविजन होना चाहिए। सही है। जब आप ऑब्वियसली अपनी एजम्पशन यूज कर रहे हैं, क्लाइंट अपनी एजम्पशन यूज कर रहा होगा, तो फिर आप प्यारे बच्चों एक रेंज बना लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं। सही है। जब भी एस्टिमेट में डिफरेंस आता है, जरूरी नहीं वो मिस स्टेटमेंट है, वो जजमेंटल मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो इसके ऊपर आप एक रेंज बना लेते हैं। सही है। तो वो जो पॉइंट एस्टिमेट और रेंज की बात करता है, वो बेसिकली ये बात कर रहा होता है कि लेट से प्रोविजन फॉर वारंटी 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान आना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगर मैनेजमेंट का 1.25 लाख आ रहा है मतलब सही है, तो मैं एक रेंज बना लेता हूँ। नौशीन का सवाल है सर, अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाती है, तो फिर एडवर्स ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट होगा? एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मुझे एक आंसर करने देना प्यारे बच्चों। अगर मैं सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा एडवर्स ओपिनियन की, और एडवर्स ओपिनियन में लिख दूंगा इन अवर ओपिनियन these FS are not prepared in accordance with IFRS। डन हो गया। फिर मैं उसके बाद बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में लिख दूंगा कि कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट या रिजॉल्व टू लिक्विडेट द कंपनी एज पर IFRS। पूरा लिखूंगा, IFRS का फुल फॉर्म लिखूंगा, एज पर IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन other than going concern basis। However, management had prepared the financial statement on going concern basis, which is the departure from the requirement of IFRS। क्लियर हो गया? डन हो गया? समझ आता ही है? तो आप कहेंगे कंपनी क्यों, एफएस क्यों गोइंग कंसर्न बेसिस? बिकॉज कंपनी ने डिसाइड कर लिया था लिक्विडेट करने के लिए। क्या मुश्किल है इसमें? मुश्किल आप क्लियर है? चला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद अहमद चौधरी साहब का बड़ा जबरदस्त सवाल है सर। अगर आप 2017 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं और आज 2022 चल रहा है, आर्टिकलशिप खत्म हो गई, ऑडिट खत्म नहीं हुआ, सही है? तो सर आज 2022 चल रहा है, आज नवंबर 2022 है, तो सर यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट पे कब तक काम करना पड़ेगा? अहमद साहब, अगर आज नवंबर चल रहा है और आप 2023 में रिपोर्ट इशू करेंगे, आपको 2023 तक काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, आज तक काम करना पड़ेगा। बेहतरीन हो गया। और प्यारे बच्चों, जबरदस्त, अच्छे सवाल पूछ रहे हो, जल्दी छेती छेती। कोड ऑफ एथिक्स का लेक्चर वर्कशॉप में अपलोड है, पहले आप वो देख लें, बिकॉज आप जो सवाल पूछ रहे हैं मेजोरिटी उसमें आंसर्ड है, तो आप पहले वो पूछ लें, उसके बाद कोई मजीद सवाल हो तो मैं उसका भी रख लूंगा। जी जी, मोहसिन साहब पूछे। मोहसिन जिया साहब आप पूछ ले मेरे भाई। यार कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मसला है मेरे भाई? देखें, अगर हमारे पास आई कैप कोड ऑफ एथिक्स है, सही है, अगर सवाल में आता है थ्रेट्स बताएं, सेफगार्ड्स बताएं, सिग्निफिकेंस बताएं, आपने कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से आंसर करना है, आपने सीओसीजी के बारे में लिखना ही नहीं है। अगर वो आपके साथ आंसर में कहता है कि आपके आंसर में क्या इंपैक्ट होता अगर सीओसीजी होता, तो सीओसीजी में जो ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपने उसको कुछ लिखना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिमिट बताई हुई है। तो अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से वो पूछ ले, तो आपने एज पर सीओसीजी भी आंसर बताना पड़ेगा, इसमें क्या मसला है यार? डन हो गया मोहसिन साहब? बिल्कुल।
हमजा खान, तो इसमें सवाल क्या है मेरे भाई आपका? समरा थोड़ी देर में समझाता हूँ ये। हमजा खान, इसमें सवाल क्या है? अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, सुन रहे, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, लेट से डेलॉइट एक कंपनी को ऑडिट कर रही है, आइजा 570 के तहत गोइंग कंसर्न अराइज हुआ, आइजा 570 के तहत, सही है। आइजा 570 कहता है आपसे कि आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। सवाल ये है कि अगर ये मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, अगर ये मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, अगर मैनेजमेंट रिटर्न प्रोवाइड नहीं करती प्यारे बच्चों, तो फिर इसका आंसर आइजा 570 से नहीं है, इसका आंसर आइजा 580 से। अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो इसका आंसर आपको आइजा 580 मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर ये कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि भाई लिख के क्यों नहीं दे रहे। सिर्फ इंक्वायर नहीं करेंगे, बल्कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को भी रीइवैल्यूएट करेंगे। और जहां मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीइवैल्यूएट करेंगे, तो उसमें आपको जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले हैं, जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिली है, उन सब की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा, उसको भी रीइवैल्यूएट करेंगे। एक चीज समझने की कोशिश करें, मैनेजमेंट एक चीज आपको लिख के नहीं दे रही। अक्सर आप दोस्त यार बहस करते हो ना, तो आप कहते हो ना सामने वाले को लिख के दे, तो इस तरह आप मैनेजमेंट से भी कहते हो कि लिख के दो कि मैनेजमेंट तुम्हारा प्लान सही है, लिख के दो कि सारे के सारे फ्रॉड बता दिए, लिख के दो कि सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स बता दिए। तो जब आप मैनेजमेंट से कहते हो ना लिख के दो, और मैनेजमेंट आपको लिख के नहीं देती, तो फिर आप कहते हो यार दाल में कुछ काला है, सही है। तो इसका मतलब है कि जो बाकी चीजें लिख के दी है वो भी डाउट है, अगर कोई ऑडिट एविडेंस मिले मुझे उसमें भी डाउट है, तो ये आइजा 580 आपसे कहता है मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट है, जी तला कर सकता है, कर सकता है। अब्दुल्ला, ये कूलिंग ऑफ टेबल कितना इंपॉर्टेंट है यार, ये कोड ऑफ एथिक्स का आप लेक्चर देख लेना, तो उसके अंदर सारी चीजें बताई हुई है, A to Z सारे सिनेरियो डिस्कस किए हुए, मतलब कोई एक सिनेरियो भी ऐसा नहीं है क्या क्या आपसे पूछ हमने उस क्लास में कवर ना किया। तो अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स का लेक्चर नहीं दिया, मेरी सजेशन आप कोड ऑफ एथिक्स का लेक्चर देख लो। मैं जुल्फिक अच्छा, जुल्फिकार कौसर का सवाल है, सर ये डिफरेंट ओपिनियन ऑन बैलेंस शीट एंड P&L कैश फ्लो, डिफरेंट ओपिनियन ऑन बैलेंस शीट कैश फ्लो। सर ये होता क्या है, होता ये है कि फॉर एग्जांपल वो याद आ रही है, हमने वर्कशॉप में एक सवाल किया था, वो सवाल क्या कहती थी वर्कशॉप में, कि वो मसला था हमारा हमारा मसला था लेट से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का कोवेरेंट ब्रीच हो गया था, याद आ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटी आपकी आपकी 0 आनी चाहिए और करंट लायबिलिटी 100 आनी चाहिए। मैनेजमेंट ने इसको 100 किया हुआ है, इसको 0 किया हुआ है, याद आ रहा है बच्चों? जल्दी छेती छेती, टाइम नहीं है। अच्छा, अब इससे मसला क्या है, इससे आपकी बैलेंस शीट गलत है, बच्चे से बैलेंस शीट गलत हो गई, बैलेंस शीट गलत हो गई। क्या इससे P&L में कोई इंपैक्ट आ रहा है? इस क्लासिफिकेशन की वजह से P&L में कोई इंपैक्ट होगा? सर इस क्लासिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि मैं बैलेंस शीट को क्वालिफाइड कर सकता हूं, P&L को अनमॉडिफाइड दूंगा। डन हो गया मेरे भाई, यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? जल्दी छेती छेती। उमर फारूक बता रहा हूं, उमर फारूक बता रहा हूं। अच्छा, या मुझे बच्चों एक एक का आंसर, मुझे एक का आंसर करने दो ना, ताकि मैं फिर 4-5 सवाल आप लोग पूछ लोगे तो फिर वो बाकी बच्चे भी, मुझे एक अच्छा सा आंसर मुझे पहले बताना है, ठीक है? ओके जी। अच्छा, तो इसका मतलब, अब इसकी दो, इसका मतलब है कि आइजा 700 के हिसाब से, आइजा 700 के हिसाब से मैंने कहा इन अवर ओपिनियन P&L सही है, इन अवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर बैलेंस शीट सही है। डन हो गया। अब इसकी एक कड़ी जाके जुड़ती है आइजा 805 में। आइजा 805 कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एडवर्ड्स दिया हुआ है, और आइजा 805 कहता है कि अगर मैनेजमेंट मुंह उठा के आ जाए कि मुझे सिंगल एफएस P&L के ऊपर P&L का ऑडिट करो आइजा 805 के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप यहाँ पे PL सिंगल एफएस पे भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकती है। क्यों? बिकॉज एडवर्ड्स आपने बैलेंस शीट के ऊपर दिया है और सिंगल एफएस P&L है। ये बात समझ आती है? जिसने सवाल पूछा वो समझ गया होगा।
जुल्फिकार कौसर साहब, समझ आ गई? समझ आ गई है भाई? ये बात आपसे, इसकी जो कड़ी जुड़ती है वो आइजा 805 से जुड़ती है मेरे भाई। बट हमने तो क्लास में इतना अच्छा पढ़ लिया था कि भाई 805 तो अगर अगर यहाँ पे, अच्छा पाकिस्तान में मैं बता दूं, पाकिस्तान में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, सही है? पाकिस्तान में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपको ओपिनियन देनी होती है। बैलेंस शीट गलत है तो आपको के पूरे एफएस गलत है, पीएनएल गलत है तो आपको के पूरे एफएस गलत है, कैश फ्लो गलत है तो आपको के पूरे एफएस गलत है। ये वाला हिसाब किताब नहीं होता कि बैलेंस शीट ठीक है, पीएनएल गलत है, कैश फ्लो सही है। ये वाला हिसाब किताब पाकिस्तान में होता है, बिकॉज आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को देखता है। अच्छा, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल समरा का था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये सवाल था। अच्छा, अब ये मेरी बात सुन ले। व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? पहला सवाल, व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? भाई ये क्या होता है? भाई ये होता है कि जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी आपका फ्रेमवर्क है, उससे आपको कंप्लायंस करना है, उससे आपको कंप्लायंस करना है। व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज इक्वल टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क है जी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज इक्वल टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क। क्या मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज इक्वल टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क? इज इक्वल टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्लस माइनस, प्लस माइनस departure from framework and डिस्क्लोजर। ये मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहां तक जो लिखा हुआ है, यहां तक जो लिखा हुआ है, ये आइजा नहीं है, ये आईएफआरएस है, ये फ्रेमवर्क है पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी आपको समझाता हूँ। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क ये होता है कि जो लिखा है बस लकीर का फकीर, जो लिखा है उसको उसी को उसी से कंप्लाई करना है, सही है? फ्रेमवर्क कहता है दिन है, आपने कहना है दिन है। फ्रेमवर्क कहता है रात है, आपने कहना है रात है, सही है ना? आपने शाम कहनी है ना सुबह कहनी है। जो फ्रेमवर्क कहता है आपने उसकी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? फेयर प्रेजेंट फ्रेमवर्क है कि चीज जो फ्रेमवर्क कहता है उससे आपने कंप्लाई करना है। फ्रेमवर्क हमें पता है ना, लेट से आईएफआरएस, लेट से यूके गैप। तो जो फ्रेमवर्क कहता है, जो फ्रेमवर्क कहता है आपने उससे कंप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं फ्रेमवर्क से कंप्लाई करूंगा, अगर मैं फ्रेमवर्क की इस वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर लूंगा, तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकेंगे मेरे फाइनेंस। तो इस केस में वो फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट से डिपार्चर कर जाओ। उस केस में फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है कि आप जो मैं आपसे कह रहा हूं आप उससे कंप्लाई ना करें, बल्कि क्या कर जाए, उससे डिपार्चर कर जाए। या कोई ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको लगता है अगर मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो यूजर मिसलीड हो जाएगा, तो टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन आप उस डिस्क्लोजर को ऐड भी कर सकते हैं, उस डिस्क्लोजर को माइनस भी कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? सारे बच्चे क्लियर है ऑनलाइन वालों? बेहतरीन। इसका आइजा में क्या इंपैक्ट है? इसका इंपैक्ट आइजा 700 में, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो इन, अब मैं समझ उसी की एग्जांपल दे रहा हूं, इन अवर ओपिनियन, अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो आप कहेंगे इन अवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with let's say IFRS, ये आप लिखेंगे ओपिनियन के सेक्शन में। लेकिन अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा तो आप कहेंगे इन अवर ओपिनियन these FS, जल्दी 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 जल्दी, this FS gives true and fair view या presents fairly in accordance with IFRS। का यहां तक बात समझ आती है? तो फ्रेमवर्क का फर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी ओपिनियन में होता है। आप ओपिनियन में एक जगह ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज करते हो, दूसरी जगह पे आप ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड यूज नहीं करते। ये भी क्लास में पढ़ाया था, रेगुलर बैच में तो बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया था।
बिल्कुल बिल्कुल अली हसन, बिल्कुल। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है प्यारे बच्चों, कोई सवाल? सबा अगर चाहें तो ऐसा लिख सकती हैं, लेट्स से एज पर एज अ 240, लेट्स से एज अ 560। हसन राजपूत का सवाल है, सर पार्टनर के पास टीएफसीज है, पार्टनर्स के पास टीएफसी है, ये लोन है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? एक बात याद रखे मेरे भाई, ये पार्टनर लेट से डिलॉयट का है, ये पार्टनर ऑडिट कर रहा है लेट से कंपनी ए का। कंपनी ए ने एक कागज का पर्चा इशू किया, पार्टनर ने खरीद लिया, पार्टनर ने कंपनी ए को 100 रुपए दिए और कंपनी ए ने रिटर्न में कागज का पर्चा दिया। मेरे भाई मुझे बताएं, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा कि लोन होगा? आपका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, आपका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, आपका फाइनेंशियल्स पैसा कंपनी में लगा हुआ है, आपका इंटरेस्ट कंपनी में लगा हुआ है, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है मेरे भाई, ये लोन्स नहीं है। डन हो गया मेरे भाई हसन साहब? मोहम्मद फैजान साहब का सवाल सब पढ़ लें। मोहम्मद फैजान साहब, लास्ट ईयर का एक नंबर 100 रुपए आ रहा होगा, लेट से 2021 का, आपने 2022 में आके 2021 को रीस्टेट कर दिया और रीस्टेट करके आपने 90 लिख दिया, सही है? जब आपने रीस्टेट किया 2022 में आके और 2021 को रीस्टेट कर दिया, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज हुआ है, इसका कोई ना कोई डिस्क्लोजर किया होगा। ये डिस्क्लोजर है फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग, आप इंफेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ दे सकते हो। अगर लिस्टेड कंपनी आपको लगता है मेरी तो ठीक ठाक रातें लगी हैं इसके ऊपर, तो आप की ऑडिट मैटर भी दे सकते हो। क्या मसला है मेरे भाई इसमें? अली हसन का एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, ऑल दो क्लास में डिस्कस किया हुआ था, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। अली हसन का सवाल है, सर इवेंट्स और कंडीशन है, बहुत सारे इवेंट्स और कंडीशन है, मैनेजमेंट का प्लान है कि मेरे पीछे माई बाप खड़ा है। कौन खड़ा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, सही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगी और वो करती भी आ रही है, सही है? ये जो मैनेजमेंट का ये जो रेट्स, ये जो इवेंट्स और कंडीशन है रेट्स है, और ये जो मैनेजमेंट का प्लान है, आपने मैनेजमेंट के प्लान के बेसिस पे देखना है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर तो आप कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेट से, सही है, तो आप फिर भी मैनेजमेंट से कहोगे कि यार इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दो, सही है? अगर तो मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है इसको, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, आप मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन नहीं डालोगे, बिकॉज मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप ये कहोगे कि अगर लिस्टेड है और मुझे इन सारे प्रोसेस को वेरीफाई करने में मेहनत लगी है, आप कैन डाल दो। लिस्टेड नहीं है, आप कहोगे ये डिस्क्लोजर तो फंडामेंटल है, एडिक्वेटली डिस्क्लोज है फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस, आप फिर से मेटा पैराग्राफ डाल दो। तला साहब का एक सवाल है, यार जिस बच्चे ने ऊपर वाला सवाल पूछा था, ये क्लियर है? अच्छा, तला साहब का एक सवाल है, सर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट इश्यू हुई 28 फरवरी को, सही है जी, और कंपनी ने 30 जून पर कहा कि समराइज एफएस दो लिटिगेशन, सही है, और फॉर एग्जांपल
30 मार्च को कंपनी लिटिगेशन का एक केस जीत चुकी है, एक लिटिगेशन का केस जीत चुकी है, और कंपनी लेट से 20 अप्रैल को आपसे कह रही है कि मुझे समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे, लेकिन उस समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं इस लिटिगेशन को भी इंक्लूड करूंगी कि मैं केस जीत चुकी हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो मसला है। सबसे पहला मसला ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28 फरवरी को आपने रिपोर्ट इशू करी, इसके बाद आपको एक फैक्ट पता चला, यहां से लेके यहां तक तो आप आइजा 560 अप्लाई करते हैं। पहला काम तो आप ये करेंगे। दूसरा काम, जो समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा है कि कंपनी केस जीती है? जिसे सवाल पूछा मुझे बताएं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ रहा है कि जब यहाँ पे एक चीज लिखी भी नहीं आ रही तो इसका मतलब वो समराइज्ड एफएस में, बिकॉज समराइज्ड एफएस में अगर आप लिख देंगे तो वो डिराइव तो हो ही नहीं सकती ऑडिटेड एफएस से। डन हो गया मेरे भाई? मेरे वॉल्यूम 2 में इसका आंसर दिखेगा, बड़ा जबरदस्त ड्राफ्ट किया हुआ। जी हमजा, बिल्कुल बिल्कुल सेम ऑडिटर लाजमी है। बोलते हुरूफ, ये जो आपने सवाल पूछा है कि सर क्लोज कॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइजा 570, ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्लोज कॉल है, इसको कहते हैं क्लोज कॉल। सही है? क्यों? अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सपोर्ट ना कर सके तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। और अगर आप देखें आज की तारीख में, वो तो आपका जीओपी खुद डिफॉल्ट करने वाला है, खुदा ना खास्ता जो रिपोर्टें चल रही हैं। तो इसका मतलब है जो कह रहा है कि जी मैं सपोर्ट करूंगा, वो तो खुद आईएमएफ से सपोर्ट मांग रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ना कि पता नहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और आप कहते हो नहीं करती तो कर भी सकती है, आप कहते हो कर रही है तो नहीं भी कर सकती, ये क्या कहलाता है? ये क्लोज कॉल कहलाती है। इसी चीज को डिस्क्लोज करना होता है इस तरह से। बच्चों क्लियर है सारे यहां तक? अगर अगर लिस्टेड है तो कैम, अनलिस्टेड है तो इम्फेसिस मेटा पैराग्राफ। 10 बार बता चुका हूं बेटा आज। मैं इसको अलग से करता हूं। डन हो गया बच्चों यहां तक? चले जी बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। एक काम ये करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल की क्लास में, कल की क्लास कह रहा हूं, कल भी हम एक क्यूएनए सेशन रख लेते हैं। डन हो गया? आईएफआरएस की क्लास होगी, सब लाजमी सुन लें भाई। आईएफआरएस की इंशाल्लाह क्लास होगी जिसके अंदर सारे रिस्क एंड प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसी वीकेंड में होगी, और एक प्रॉपर हैंड आउट मिलेगा, और वो एमएसए 1 वालों के लिए भी रेलिवेंट है, C56 वालों के लिए भी रेलिवेंट है। बाकी क्वेरीज इंशाल्लाह प्यारे बच्चों कल करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला मेरे बच्चों, जजाकल्ला।